हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग उच्चतम न्यायालय से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन सी न्यायिक स्वतंत्रता से, या फिर ऑप्शन डी जनहित विवाद से। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म किससे जुड़ा हुआ है? जनहित विवाद से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आमतौर पर न्यायिक सक्रियता से जनहित विवादों का बोध होता है। भारत में जनहित विवादों के अग्रणी न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को प्रमुख माना जाता है। जनहित विवाद या जनहित याचिका से तात्पर्य है कि लोकहित के मामले में कोई व्यक्ति या संगठन किसी तृतीय पक्ष का यानी तीसरे पक्ष का जिसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके अलावा विगत कुछ वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने साधारण पोस्टकार्ड के माध्यम से या समाचार पत्रों में छपी खबर को जो जनहित से जुड़े हो को एक वाद के रूप में स्वीकार किया है और उस पर जनहित में निर्णय दिया है। उच्चतम न्यायालय की इस प्रक्रिया को ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता जनहित विवाद से सीधे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों को ग्रहण करना, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? राइट आंसर बताइए। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर एस.एम. सईद अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लिखते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। इसी को न्यायपालिका द्वारा शासन यानी गवर्निंग बाय जुडिशरी की संज्ञा दी गई है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति डी.पी. मदन ने लिखा है कि यदि न्यायिक सक्रियता को हटा लिया गया तो खाली स्थान पर निरंकुशता अधिकार जमा लेगी। न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है और इसके मुख्य रूप से 5 अनुच्छेद है जिन्हें पवित्र पंचभुज कहा जाता है। और ये 5 अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 14, 19, 21, 32 और 39A। क्वेश्चन नंबर 3, PIL का मतलब क्या है यानी PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन बी पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। तो PIL का अर्थ क्या है? जल्दी से राइट आंसर आप लोग बताएंगे। सबसे पहले राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में ही प्रस्तुत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, या फिर पूर्वोधारण तथा अभिसमय। तो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226 और 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि के शासन को बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था किन किन देशों में है? केवल भारत में है, केवल यूके में है, केवल यूएसए में है, या भारत और यूएसए दोनों में है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किन देशों में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत और यूएसए दोनों में है। क्या यूनाइटेड किंगडम में है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? जल्दी बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को, लोकसभा को।
तो संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है। वह संविधान का निर्वचन करता है और संसद द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता की जांच अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा करता है। साथ ही नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में वह रिटें जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, संसद है या फिर संविधान है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है, जुडिशरी है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का रक्षक कौन है? राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? तो संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से किस वाद के अंतर्गत रोका था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद, जो कि 1967 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है ऐसा निर्णय दिया था, जबकि बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में इसके विपरीत सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना करे। क्वेश्चन नंबर 10, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में ये कहा था? केशवानंद भारती वाद में, गोलकनाथ वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में, मेनका गांधी वाद में? तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें यह कहा गया कि संविधान संशोधन संसद की शक्ति को स्वीकार किया, यानी संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन वो मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और संविधान संशोधन का वर्णन किस में है? आर्टिकल 368 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन सी संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या फिर ऑप्शन डी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है या निर्णय करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ओरिजिनल, इंग्लिश में कहते हैं इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में यह वर्णन है कि यदि कोई विवाद भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हो, दूसरा एक और भारत सरकार और राज्य हो तथा दूसरी ओर एक राज्य या राज्य के बीच हो, दो या अधिक राज्यों के बीच हो, का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और यह उसकी आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी इसका निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से।
भारत के संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में से अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक रिट का क्या अर्थ है? एक व्यापारी द्वारा जारी एक आदेश, एक राजनीतिज्ञ द्वारा जारी एक आदेश, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया हो, और ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश। तो रिट का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए या रोकने के लिए जारी किया गया हो। राइट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और रिट कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडामस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा यानी सर्टियोरी, और उत्प्रेक्षण यानी कि क्यू वारंटो। तो ये 5 रिट हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है आपको? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, या फिर कहीं पर भी नहीं मिलता। तो किस जगह पर आपको जस्टिस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में हमें न्याय शब्द का उल्लेख मिलता है। और 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो प्रस्तावना में लिखे गए हैं, संपूर्ण, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। राइट। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पर हम डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर को भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एचटेट का हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी उसके आगे के पार्ट और भी आएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, नए नए वीडियो आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।